हम्म। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय महेंद्र ढाका में। हमने महीने भर से कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है क्योंकि उसका कोई कारण था। आज हम फिर से अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस चैप्टर नंबर 1 की क्लास 8 को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पढ़ रखा था विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ आपको मैं। वह काल्पनिक निष्कोण रेखाएं विद्युत क्षेत्र में बनी वह काल्पनिक निष्कोण रेखाएं जिनके अंदर एकांक धनावेश गति करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, या ऐसी बनी रेखाएं विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो हम इनको आगे देखते हैं, इसके गुणधर्म की बात करते हैं। इसके अंदर नंबर 1 आता है। हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है। तो यह एक काल्पनिक रेखा होती है। अब बात नंबर 2 पॉइंट की करते हैं। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो यह एक बंद लूप नहीं बनाती है, यानी कि ये किसी बंद लूप के अंदर नहीं जाती है। तो 2 नंबर पॉइंट लिखते हैं हम। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। अब बंद लूप नहीं बनाती है तो नंबर 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने इसके अंदर 2 केस देखे थे विद्युत के बारे में, आवेश के बारे में। आवेश हमेशा पॉजिटिव से अनंत की ओर और अनंत से ऋणावेश की ओर आता है। तो इसी आधार पर हम इसको 1 पॉइंट दे देते हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर जाती है, ऋणावेश की ओर गमन करती है। अब इस नंबर 3 पॉइंट में 2 केस ले लेते हैं। इसके अंदर 2 केस लेते हैं कि केस नंबर 1 लेते हैं कि यह केस फर्स्ट क्या बोलता है कि यह धनावेश से प्रारंभ होकर धनावेश से अनंत की ओर जाती है। और केस नंबर 2 एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। इसके पॉजिटिव से प्रारंभ होकर अनंत की ओर गमन करती है। केस नंबर 2 लेते हैं, सेकंड लेते हैं कि अनंत से ऋणावेश की ओर आती है। ये ऋणावेश, ये अनंत से ऋणावेश की ओर आएगी। अब इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 की बात करते हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी आप एक दूसरे को काटते नहीं है। इस बात को हम एक पॉइंट से समझेंगे क्यों नहीं काटती है। मान लो ये कोई विद्युत बल रेखा है। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं। ये कोई विद्युत बल रेखा है, ये इस तरफ गमन है और ये मान लो ये विद्युत रेखा इस तरफ गमन है। हर विद्युत रेखा अलग अपना अलग अलग वजूद रखती है, यानी कि ये मान लो ऐसे जाएगी तो ये रेखा इधर जा रही है, इधर रेखा तो बीच में कटान बिंदु बनेगा, एक कटान बिंदु बनेगा। कटान बिंदु पर ये रेखा अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, ये इधर हो गई, यानी इसके कटान बिंदु से 4 पॉइंट निकलते हैं। तो इस रेखा के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन गया, विद्युत क्षेत्र बन गया, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बनाएगा, विद्युत क्षेत्र इसका बनेगा। तो इस दोनों से क्या बात निकल कर सामने आई कि
ये दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसका मुख्य कारण यही है कि दोनों का अलग अलग विद्युत क्षेत्र बनेगा, जो कि संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है, इसकी बात करें तो विद्युत बल हमेशा एकांक विद्युत क्षेत्र के अंदर बनती है। एकांक विद्युत क्षेत्र के अंदर बनेगी तो अनेक विद्युत क्षेत्र का एक ही विद्युत बल एक ही विद्युत क्षेत्र से गमन करेगी, लेकिन इसके अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं, तो यह हमेशा संभव नहीं है। तो इसको हम लिखते हैं विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि काटने पर एक कटान बिंदु बनेगा। कटान बिंदु बनेगा तो एक से अधिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो कि संभव नहीं है। अब यह विद्युत क्षेत्र बना, इसके कारण कटान बिंदु के कारण ये संभव नहीं है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, मान लो दो विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको डायग्राम से क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन दे दिया, यहाँ कटान पॉइंट दे दिया। अब क्वेश्चन दे दिया कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो एक या एक से अधिक, एक नहीं, दो या दो से अधिक, दो से अधिक। एक बनेगा तो पॉसिबल होगी, दो बनते ही ये मामला उपचुक हो जाएगा, यानी कि पॉसिबल नहीं होगी। अब 5 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर 7-8 पॉइंट लिखेंगे हम, क्योंकि यह परीक्षा में आता है कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं और इसके गुणधर्म बताओ। तो ये चैप्टर ही हमारे पूरा चैप्टर 3 नंबर का ही है, 3 नंबर का चैप्टर है ये। तो इस 3 नंबर में से 3 नंबर का क्वेश्चन से अलावा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा। 3 नंबर में ये तो नहीं भाई, एक ही क्वेश्चन पूछेगा पूरा। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत बल रेखा की परिभाषा और 2 गुणधर्म लिखने हैं आपको। 2 नंबर 1 नंबर का गुणधर्म आता है, एक लिखने पे तो आधा ही मिलेगा। 2 गुणधर्म लिखने तो मैं आपको 7-8 लिखवा देता हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगे। छोटे छोटे पॉइंट लिखोगे तो उसमें इतने नंबर मिलेंगे, और ऐसा कोई पॉइंट लिखोगे तो आपको अच्छी देख के आगे पेपर में, आगे क्वेश्चनों में भी आपकी ग्रोथ हो सकती है। अच्छा लिखो, अच्छा दिखेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। तो अगले पॉइंट की बात करें, अब एकल बिंदु आवेश के कारण, मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण ये विद्युत बल रेखा अपने आप को समाप्त कर लेती है, यानी कि उसके पास विद्युत बल नहीं बनता है। तो इसको हम इस प्रकार समझते हैं, यानी कोई पास में विद्युत क्षेत्र बन रहा है। यहाँ ये देखो, जब विद्युत बल रेखाएं पास में होती है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है और इसकी कैपिटल आर है, यानी कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कम है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर देख लेते हैं इसको, यानी कि इसकी डिस्टेंस यहाँ तो कम है, इसकी ज़्यादा है। तो पॉइंट क्या कहता है अपना, कि जहाँ डिस्टेंस कम होती है, यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या कम होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। प्रबल मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका अस्तित्व ज़्यादा होगा, और यहाँ जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ दुर्बल बनेगा। तो इस पॉइंट को हम लिखते हैं फिर,
समझ में आ गया होगा ये आपके। जहां विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहां परबल विद्युत बल लगता है। इसको ए दे देना, वो 20 पॉइंट पर लिख लेना। जहां विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां दुर्बल विद्युत बल लगता है। ये 5 पॉइंट हो गए हमारे। अब पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो ये एक आता है हमारा समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ का मतलब जहां पर ऐसा पृष्ठ जहां विभव समान हो, यानी कि उसके सभी बिंदु पर विभव समान हो। ये अपने पॉइंट आएगा अगले चैप्टर के अंदर। समविभव पृष्ठ का 3 नंबर चैप्टर अपना विभव का है, उसके अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे। समविभव थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें एक विद्युत क्षेत्र बनता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव बनता है। जो विभव बनता है वो उसके सभी कोनों पे बराबर होता है, यानी कहीं पे ले लो उस पृष्ठ के लंबवत विभव बराबर होता है। इसको हम समविभव पृष्ठ करते हैं। अब सर ये बताओ कि समविभव पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाओं का क्या काम है। जहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वहां विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी। विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी तो वहां पर विद्युत विभव तो होना ही होना है। तो हमेशा एक बात याद रखनी है कि समविभव पृष्ठ के अंदर विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती है, लंबवत। तो ये पॉइंट नंबर 6 लिख लेते हैं। समविभव पृष्ठ में विद्युत बल रेखा ये लंबवत गमन करती है। अब इसका डायग्राम ढंग से बना देते हैं। ये कहा लो भाई समविभव पृष्ठ है। ये यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र गमन कर रहा है, तो ये विद्युत बल रेखा इसके लंबवत होगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी। यहाँ पर विभव समान है, यानी कि V1 V2 V3 V4 V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, यानी कि सभी दिशाओं में विभव समान है। अब बात करते हैं चालक की। चालक के अंदर क्या आता है, जो विद्युत का चालक होता है, मतलब जिससे विद्युत आसानी से गमन करती है। जैसे लोहा ले लिया, उससे विद्युत आसानी से गमन कर सकती है। तो चालकों के अंदर क्या होता है, चालकों में विद्युत बल रेखाएं गमन नहीं करती है, चालकों को पार नहीं कर सकती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी चालक को पार नहीं करती है। अब पार नहीं करती तो इसको लिख लें, चालकों में विद्युत बल रेखाएं कभी भी गमन नहीं करती है। अब चालकों को क्यों नहीं गमन करती है, इसका सीधा सा कारण है कि विद्युत बल रेखा ये मान लो वो चालक प्लेट है, चालक ठोस प्लेट होगी है, तो इसके अंदर ये विद्युत बल रेखा आई यहाँ से, तो इसके अंदर कभी भी विद्युत क्षेत्र नहीं बनेगा। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल रेखा कहाँ से आएगी। ये तो आपको मैंने डेफिनेशन में बताया था। नहीं करती क्योंकि चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र नहीं बनता है। डायग्राम बना लो छोटा सा।
ये चालक प्लेट है, यहाँ से आई, यहाँ से वापस चली गई, इसके अंदर नहीं गई। तो पॉइंट 7 हो गया। एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इसके अंदर, 7-8 पॉइंट हो जाएंगे तो खूब है। और कमेंट में बता देना, ज़्यादा लिखाने हैं तो ज़्यादा भी लिखा सकते हैं, उसमें वो बड़ी बात नहीं है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो विद्युत बल रेखा कभी भी एक स्पर्श रेखा पर नहीं गमन करती, यानी कि विद्युत बल रेखा स्पर्श रेखा नहीं बनाती। ये मान लो विद्युत बल रेखा है, इस पर कोई अन्य स्पर्श रेखा बना दी, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चेंज हो गई। तो ये स्पर्श रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई और विद्युत बल रेखा इधर चली गई, ये विद्युत बल रेखा इधर आ गई। तो इससे ये लिखते हैं हम कि विद्युत बल रेखा कभी भी विद्युत बल रेखा पर बनी विद्युत बल रेखाओं पर बनी विद्युत क्षेत्र रेखा बनी स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब इसका डायग्राम बनाए, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र की दिशा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये विद्युत क्षेत्र है, ये यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ये विद्युत क्षेत्र लिख लो इसको, विद्युत बल रेखा। अब इसके अंदर इतने पॉइंट काफी होंगे मेरे हिसाब से, बोलो तो और भी पॉइंट है, और भी लिखा सकता हूँ मैं आपको, वो बात नहीं है। अब आप जितना सपोर्ट करो उतना अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर लेते हैं। कल से हम अक्ष पर और निरक्ष पर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। कल कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। ये 9 से 10 क्लास में कंप्लीट हुआ है। ये चैप्टर उतना ज़्यादा कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव ये फिजिक्स क्लास से आपको इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप अच्छा कर सको बोर्ड क्लास के अंदर। ये नहीं कि आप हमारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाओ और फिजिक्स का मज़ा नहीं ले रहे हो। मज़ा लो यार, फालतू के मेहनत कर रहे हैं हम, सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे तो हम मोटिवेट होंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो डालेंगे। ये नहीं हमारे तो चालू है उधर से। तो विद्युत द्विध्रुव की बात करें, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, कोई प्लस आवेश यानी कि दो कोई आवेश है विपरीत, इनका परिमाण समान और दिशा विपरीत है दोनों की। ये इधर डायरेक्शन है और उनकी बीच की दूरी है 2a मान लो। विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव का हम कंपैरिजन एक निकाय से करते हैं। किससे करते हैं? निकाय। अब आपको पता होगा, 11th क्लास पढ़ के आए हो, 10th क्लास पढ़ के आए हो, निकाय क्या होता है? निकाय होता है समूह। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि समान परिमाण, इनका दोनों का मॉडुलस सेम है, विपरीत प्रकृति के दोनों आवेश है, समान प्रकार और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अत्यल्प दूरी 2a। अत्यल्प 2a कैसे हुई? इसको एकांक माने,
2a को एक, a बराबर 1/2। तो इससे ये अत्यल्प हो गई, एकांक हुई, तो यानी कि लगभग 0.5 जो पॉइंटों में आती है वो एकांक में चली जाती है। तो इसके साथ ये 2a हो गई। अब समान परिमाण एवं विपरीत दिशा के दो एकांक आवेश को अत्यल्प दूरी पर व्यवस्थित करने पर बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इसको हम लिख लेते हैं। समान परिमाण व विपरीत दिशा में अत्यल्प दूरी पर समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में अत्यल्प दूरी पर व्यवस्थित आवेशों के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज डायग्राम से दर्शा लो इसको। Q1 बीच की दूरी 2a, इसको लिख सकते हो समान परिमाण। अब बात करते हैं हम समान परिमाण की हो गई। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमेशा विद्युत द्विध्रुव पर निर्भर करता है। जिसको ये परिभाषा समझ में आ गई वो उसको आसानी से कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो देखा होगा जिंदगी के अंदर, नहीं देखा तो अब देख लेना। वो फॉर्मूला आपको आता है तो वो काम हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? हम P से दर्शाते हैं। P बराबर होता है, इधर लिखते हैं इसको, P बराबर 2AQ। अब यहाँ पर Q है समान परिमाण एवं विपरीत प्रकार के दो आवेश है, और 2A दोनों के बीच की मध्य की दूरी अपने पिछली बार दर्शाया था। तो हम वो परिभाषा इसके अंदर आपको इंक्लूड कर सकते हो, वो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और इसको हम इस प्रकार दर्शाते हैं कि विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को Q1 लिया था हमने प्लस, और Q भी लिया था हमने नेगेटिव। यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर इस परिभाषा के अंदर छिपे देखना, लिखना हमें विद्युत द्विध्रुव के अंदर ये जो आघूर्ण बनेगा ये विद्युत द्विध्रुव का एक पार्ट है, एक अलग मत सोच लेना इसको अलग है, ये विद्युत द्विध्रुव के अंदर ही बन रहा है। तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर इसको इससे देखते हैं, इसको हम शब्दों में लिखें आवेशों के बीच की दूरी और गुणा एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण, आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का परिमाण ये हो रहा है इसके अंदर। तो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई? तो ये आवेश क्या हो गया? क्यों? विद्युत द्विध्रुव के अंदर आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के बीच की दूरी और एक आवेश का परिमाण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसके बाद में ये लिखना है इसको, और ये लिखने के बीच
बीच में एक पॉइंट और डालते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं। अब इस फॉर्मूले के लिए हम 2 लाइन लिख देते हैं। माना कोई समान प्रकार के आवेश Q समान परिमाण वह अति अल्प दूरी 2a में स्थित है, तो इसलिए यहाँ से लिखना है ये, और यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, इस फॉर्मूलों को रट लेना है, इस परिभाषा को रट लेना है। 1 नंबर यहाँ से पक्का है। और ये मुझे आपको एक इजी वे के अंदर बताया है, इजी वे के अंदर बताया गया है आपको कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आए तो एक विद्युत द्विध्रुव सब याद रखना है। आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपका माइंड सेट चेक करता है। माइंड सेट यहीं से चेक कर लेगा वो। आपने परिभाषा में विद्युत द्विध्रुव लिखा है तो आगे चेक नहीं करेगा। और आपने शुरुआत में ही खाटा आपड़ी एक जगह कर दी हो, जना बाद में कहीं कर सी आप लो जना। अब आगे देखते हैं हम विद्युत द्विध्रुव के बाद में, यह एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं इसकी मात्रक के बारे में देख लेते हैं। मात्रक 2a क्यों, आवेश का मात्रक कूलाम, बीच की दूरी मीटर, कूलाम मीटर, इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। एक कूलाम मीटर को बराबर हम अन्य मात्रक होता है इसका डिबोई, अन्य मात्रक हो गया डिबोई, डी से डिनोट करते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि एक डिबोई में, एक कूलाम में कितने, कूलाम मीटर के अंदर कितने डिबोई होते हैं, एक कूलाम मीटर के अंदर कितने डिबोई होते हैं। अब इसको यहीं से लेना है, एक कूलाम मीटर के अंदर कितने डिबोई होते हैं। एक कूलाम मीटर को हम परिभाषित कर सकते हैं कि 1 मीटर दूरी पर जितने कूलाम आवेश स्थित होते हैं उसको 1 कूलाम मीटर बोलते हैं। अब 1 कूलाम मीटर को डिबोई में डिनोट करें तो इसको बोलते हैं 3 × 10⁻⁻29 डिबोई। ये डाटा उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए याद रख लो आप। अब बात करते हैं इसकी विमा, यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है। ये मान लो आप आगे एयरफोर्स नेवी की तैयारी करते हो तो ये यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ से विमा और मात्रक तो एक एग्जाम छोड़ के एग्जाम में आता रहता है। तो इसकी विमा की बात करें तो मैं पहले आपको सीधा विमा लिखता हूँ, M1 L1 T1 और A1। अब बोल दो कि सर आपने तो सीधी विमा रख दी, हम याद कैसे करें इसको। अब हमने कूलाम की विमा पढ़ रखी है, कूलाम की विमा हमने पढ़ी है A1 T1, और मीटर की क्या हो गई L1, तो विमा क्या हो गई L1 T1 A1। अब इसको सीधी सी याद रख लो 101 हो गया। 101 में 1 एम्पियर का हो गया और बाकी के मीटर के और टाइम का हो गया। अब इसकी विमा हो गई 101 से याद रख लो, इसको अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर माइनस प्लस का कोई जोड़ तो है नहीं। अब बात करते हैं, वो यहाँ से हमने एक मिस्टेक कर दी, विद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि इसकी दिशा होती है तो ये सदिश होगी। ये मिस्टेक हो ही जाती है, अभी जल्दीबाजी में हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब सीधा पी से डिनोट करते हैं, पी वेक्टर, यानी कि सदिश राशि है तो वेक्टर तो होगा ही।
इसकी दिशा हमेशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की ओर उसी इसकी दिशा रहेगी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, सॉरी, क्योंकि इसकी दिशा इधर, इसकी इधर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। तो इसको लिख लो एक बार, छोटा सा पॉइंट है, इंक्लूड कर लो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लिया। अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से छोटा सा कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 2 मिनट लगेंगे उसके अंदर। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा बोरिंग हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, उस हिसाब से हम आगे प्रिपरेशन करें। क्वेश्चन ले लेते हैं एक। मान लो कोई समान कोई आवेश +3 माइक्रोकूलम से -3 माइक्रोकूलम के दो आवेशों को माइक्रोकूलम के आवेशों से बने विद्युत द्विध्रुव को 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो उनके बीच विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बताओ, आप लिख लेना, ये मैं लिख देता हूँ। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताओ। तो सॉल्यूशन में लिखना है मैं दिया क्या है, तो दिया उसको पहले लिखना है +Q से 3 माइक्रोकूलम से -3 माइक्रोकूलम आवेश दिया है, और बीच की दूरी दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। अब इनकी बीच की दूरी दे रखी है, तो हमें ज्ञात करना है P, और फॉर्मूला क्या होता है, P = 2a। आवेश का मात्रा हमें 3 माइक्रोकूलम दे रखा, तो इसको 3 × 10⁻⁻6 कूलम, 3 × 10⁻⁻6 × 2a 4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 4 × 10⁻³ मीटर की मात्रक हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। तो 4 × 10⁻³ मीटर, 4 10⁻18 मीटर कूलम P बराबर। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलों से हमें क्वेश्चन बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, शेयर तो करो मत करो, सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, वो बात नहीं है, करो मत। तो उसके लिए धन्यवाद, थैंक्स।